गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 45 सॉल्व करेंगे। जो वर्कशीट है क्लास 9th और वर्कशीट जो है वो 17 अक्टूबर 2020 की है। जो वर्कशीट का टॉपिक है वो नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 3 है। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। तो बच्चों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो नाजीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले की जो 2 वीडियो आई हैं उसमें हमने आपको नाजीवाद के बारे में और हिटलर के बारे में बताया था। ये बताया था कि नाजीवाद क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी जो पुरानी वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि ये वर्कशीट समझने में आपको आसानी हो। तो बच्चों देखते हैं आज जो है वर्कशीट में क्या बताया गया है। इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने ध्रुवीय राष्ट्रों को हराकर किस तरीके से जर्मनी पर अत्यधिक मात्रा में कर्ज थोप दिया था, जुर्माना लगा दिया था और जर्मनी इससे परेशान हो गया था। जर्मनी ने वो कर्ज देने से मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने किस तरीके से उसकी मदद की, लेकिन अमेरिका में जब महामंदी आ गई तो फिर अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और जर्मनी की हालत जो है वो और ख़राब हो गई। वहीं से अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब जर्मनी की हालत ख़राब हो गई और जर्मनी में क्या हुआ, हर तरफ असंतोष का माहौल फैल गया और जर्मनी के लोग जो थे वो सिपाहियों को एक आदर्श दृष्टि से, यानी वो ये मानने लग गए थे कि सिपाही जो है या जो वहाँ के सैनिक है वो बहुत ही ईमानदार है और वहाँ के सैनिक जो है वो एक अच्छा, उनके मतलब सैनिकों के लिए उनके मन में सम्मान हो गया था। वहीं से शुरू होता है क्या, हिटलर का उदय। देखिए आगे लिखा है, हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। हिटलर कौन था, याद रखिएगा, जर्मनी के सेना में क्या था, सिपाही। और सिपाहियों के लिए जर्मनी के लोगों के मन में क्या था, बहुत ज़्यादा सम्मान पैदा हो गया था, सम्मान उत्पन्न हो गया था। क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो फ्रांस था या जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर जर्मनी पर इतना ज़्यादा कर्ज लगा दिया था और इतनी ज़्यादा उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया था कि वो लोग ऐसा मानते थे कि जो ये सिपाही है, जो सैनिक है, ये हमें क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से मुक्ति दिला सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। हिटलर को जब वर्साई की संधि हुई तो वो बहुत दुखी हुआ और वो दुखी होने के साथ साथ गुस्सा भी हुआ। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ली, तो वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में बदलकर उसने क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे नाज़ी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता क्या कर दिया, साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते 37% वोट के साथ वे सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब देखिए क्या हुआ, वो हुआ क्या वहाँ पर कि जो हिटलर था उसने वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की और पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, जिसे बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई थी जर्मनी की। क्यों, क्योंकि जो अमेरिका था उसने क्या कर दिया था, जो वो राहत पैकेज दे रहा था जर्मनी को, वो उसने अपने जो उनकी मंदी चल रही थी उसके कारण वापस ले लिया था। तो वहाँ पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई।
महामंदी का दौर जो था वो नाथसीवाद के लिए एक जल आंदोलन बन गया कि भाई उन्होंने लोगों को सपने दिखाने शुरू कर दिए कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम जर्मनी को फिर से विश्व की ताकतवर देश बना देंगे, जर्मनी का सारा कर्जा हम दे देंगे, हम जर्मनी को एक महान ताकत के रूप में बनाएंगे। और जब वो जो हिटलर था या हिटलर की जो पार्टी थी लोगों को ये सपने दिखा रही थी तो लोग उस सपने को क्या मानने लग गए थे, सच मानने लग गए थे। अब देखिए इसी का फ़ायदा उठा के हिटलर ने क्या किया, प्रचार करना शुरू कर दिया। यानी जो उसकी पार्टी की विचारधारा थी, जो हिटलर की विचारधारा थी, उसको क्या करना शुरू कर दिया, प्रचारित करना शुरू कर दिया। देखिए नाजी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, यानी जो हिटलर था वो बहुत ज़बरदस्त बोलता था। जब वो बोलता था तो सभी लोग उसकी बातों में खो जाते थे। अपने जोशीले भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिरोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। बहुत अच्छा बोलता था, भाषण बहुत अच्छा देता था। उसके अलावा वो लोगों के मन में जोश भर देता था। वो ये बोलता था कि वो जो जर्मनी की खोई हुई जो प्रतिष्ठा है ना, जो वो सबसे बड़ी ताकत थी विश्व की, वो उसको वापस दिलाएगा। और उसके वापस दिलाने के साथ साथ वो क्या करेगा, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी देगा और उनको एक सुरक्षित भविष्य भी देगा। तो लोग इसकी बातों में आने लग गए थे। अब देखिए आगे क्या है, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियता समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। हिटलर जो था वो बहुत ही दिमाग से अपना काम करता था। उसे पता था कि जो आडंबर है, जो नई नई चीज़ें करते हैं हम राजनीति में, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो उसने क्या किया, उसने अपना एक झंडा बनाया, स्वास्तिक का झंडा, जो कैसा दिखता है, लाल कलर का झंडा होता है और कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास या हम पूजा में ऐसे झंडे को बनाते हैं। तो ये झंडा जो था वो हिटलर का लाल कलर का झंडा था। तो उसने वो झंडा बनाया। फिर नाथसी सलूट, यानी अलग तरीके से सलूट करने की एक लोगों को सिखाया ताकि वो लोग उसकी पार्टी से जुड़ सके। भाषणों के बाद वो क्या करता था, खास अंदाज में तालियां बजवाता था, जैसे आप एनसीसी के बच्चों को तालियां बजाते हुए देखते होंगे। यानी वो सभी चीज़ें चुनाव में जो चुनाव प्रचार का तरीका था वो हिटलर ने अपने टाइम से ही शुरू कर दिया था। आगे देखिए, नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहे थे। और जो नात्सी लोग थे ना, या नात्सी जो उनकी पार्टी थी, उन्होंने हिटलर को एक मसीहा के रूप में दिखाना शुरू कर दिया कि ये भगवान है हमारे लिए और यही हमारे जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस लौटा सकते हैं। अब क्या हुआ, लोग उसकी बातों में फंस गए। उसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र का ध्वंस, यानी लोग उसकी बातों में फंस गए और हिटलर को चुनाव या सत्ता में ला दिया। यानी चुनाव हिटलर को जितवा दिया और वो जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो गया। अब जब जर्मनी की सत्ता पर वो आया तो क्योंकि हिटलर एक तानाशाह था तो हिटलर ने जो लोकतंत्र था, जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी, उसको धीरे धीरे ख़त्म करना प्रारंभ किया। देखिए क्या है, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों में जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या है, चुनाव जीतने के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति थे हिडेनबर्ग थे, उन्होंने हिटलर को जो जर्मनी का सबसे ताकतवर पद होता है चांसलर का, उसको संभालने का न्योता दिया। तब तक नाथसी पार्टी क्या कर चुकी थी, रूढ़िवादियों को अपने पक्ष में ले चुकी थी। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में कि जो विचारधारा थी वो 3 प्रकार की थी, रूढ़िवादी विचारधारा, रेडिकलवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। अगर आप इन तीनों विचारधाराओं को नहीं जानते हैं तो आप हमारी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रूढ़िवादी विचारधारा
और रेडिकलवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, तीनों के अर्थ मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के बारे में बता देता हूँ। रूढ़िवादी विचारधारा के लोग ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो उनका समाज है वो पुराने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। मतलब वो पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं। तो हिटलर ने उनको भी अपने सपोर्ट में ले लिया था। आगे देखिए क्या हुआ। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। अब जब उसने सबको सपोर्ट में ले लिया है ना, और जो लोकतांत्रिक शासन की जितने भी लोग थे मेन उनको उन्होंने क्या किया, हिटलर ने हटा दिया। उसके बाद 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें उसने प्रेस को भंग कर दिया। मतलब प्रेस जो है वो हिटलर की मर्जी के बिना आप कोई भी खबर नहीं छाप सकती। लोग एक साथ इकट्ठा होकर सभाएं नहीं कर सकते, और जो नागरिकों के अधिकार थे उसको भी अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकार अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट क्या किया, उसने फिर से जारी किया, के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। अब उसने इस एक्ट के थ्रू क्या किया, उसने कहा कि अब सारे जो आदेश होते हैं ना वो अध्यादेश के थ्रू लिख लेंगे, और जो संसद है वो अब बस नाम की रहेगी। उसके बाद देखिए नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी। अब उसने क्या किया, नाज़ीवादी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को उसने जर्मनी में प्रतिबंधित कर दिया, और जितने भी ट्रेड यूनियन थे, वर्कर्स यूनियन थे, सबको क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। उसने जो इसको ये बोला कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो हम आपको उठा के क्या करेंगे, सज़ा देंगे या जेल में डाल देंगे। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब ये करके उसने अर्थव्यवस्था पर, जो वहाँ की मीडिया थी यानी जो वहाँ के लोग थे, जो मीडिया वाले थे, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया, और जो न्यायपालिका थी उसको भी क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए आपने इस वर्कशीट को पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे। पहला प्रश्न हमारा, देखिए इसका आंसर क्या लिखा है। देखिए हिटलर के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण कौन सा है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय। क्योंकि मेन जो हिटलर के मन में गुस्सा आया था वो यहीं से तो आया था कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ने ध्रुवीय राष्ट्र को हरा दिया था और जर्मनी पर बहुत सारा कर्जा थोप दिया था। दूसरा क्या है हिटलर के उदय का कारण, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्यों है कि भाई वर्साई की संधि जब की गई थी तो जर्मनी को सबसे पहले तो कर्ज डाल दिया था, और दूसरा जो उनका सबसे धनी क्षेत्र था उस पर भी क्या कर लिया था, उस पर भी कब्जा कर लिया था अपने कर्ज की पूर्ति के लिए। और तीसरा क्या किया था, वहाँ की जो सेना थी उसको ख़त्म कर दिया था। तो वर्साई की संधि के कारण भी हिटलर के मन में गुस्सा आया था और लोगों के मन में गुस्सा भरा था, जिसके कारण उन्होंने हिटलर को एक विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया था। तीसरा क्या कारण था हिटलर के उदय का, अर्थव्यवस्था की बदहाली। वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, जिसके कारण हिटलर ने फ़ायदा उठाया, अपने भाषणों में लोगों को वादे किए, और हिटलर जो था वो चुनाव जीत गया। तो अर्थव्यवस्था की बदहाली भी जो है हिटलर का उदय के प्रमुख कारणों में से एक है। तीसरा चौथा क्या है, राजनीतिक खालीपन। यानी उस टाइम पे कोई इतना बड़ा नेता था नहीं जो हिटलर को रोक सके, तो राजनीतिक खालीपन भी हिटलर के उदय का एक प्रमुख कारण है। समाज में गहराते जा रहे बेरोजगारी, लाचारी और भुखमरी, ये भी हिटलर के उदय का एक प्रमुख कारण है। तो आपने देखा हिटलर के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए। अब आप बताइए कि जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए थे। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं जर्मनी को फिर से एक महान राष्ट्र बना दूंगा, मैं जर्मनी का सारा खर्चा ख़त्म कर दूंगा, है ना, मैं जर्मनी के लोगों को रोज़गार दूंगा, है ना, मैं जर्मनी के लोगों को जो उनकी खोई हुई इज्जत है वो वापस दिलाऊंगा। ऐसे ऐसे करके हिटलर ने लोगों को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जिसके कारण लोग जो है हिटलर को अपना मसीहा मानने लग गए थे। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है जर्मन लोगों से हिटलर ने प्रमुख वादे निम्नलिखित किए थे। सबसे पहला, शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना। उसने लोगों को बोला था ना कि मैं जर्मनी को दोबारा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दूंगा।
उसके बाद वर्साई की संधि में हुए नाइंसाफ़ी का प्रतिरोध। उसने ये भी कहा था जो वर्साई की जो ये अपमानजनक संधि हम पर थोपी गई है ना, जिसने हम पर थोपी है, हम उससे बदला भी लेंगे। उसके बाद हिटलर ने क्या कहा, जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या करेगा, वो वापस दिलाएगा। किससे, जिन्होंने वर्साई की संधि उस पर थोपी थी। चौथा क्या हुआ, बेरोजगारों को रोजगार देगा। हिटलर ने क्या बोलना शुरू किया कि वो बेरोजगारों को क्या देगा, रोजगार देगा, जो उस टाइम पे लोगों को चाहिए था। उसके बाद पांचवा क्या बोला उसने, नौजवानों को एक सुनिश्चित भविष्य प्रदान करेगा। नौजवानों को वो एक अच्छा भविष्य देगा। कैसे, रोजगार देकर, अच्छी नौकरियां देकर। तो ये हिटलर के वादे थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए। उसने क्या क्या कदम उठाए थे पूरे देश पर नियंत्रण करने के लिए। सबसे पहला कदम तो उसने यही उठाया था कि सबसे पहले तो उसने चांसलर का पदभार संभाला। उसके बाद मीडिया की जो आज़ादी थी वो ख़त्म कर दी, लोगों को सभा बनाने की आज़ादी ख़त्म कर दी। वहाँ पर कोई भी जो थे संगठन नहीं बना सकते थे, जितनी भी यूनियंस थी उसको ख़त्म कर दी। बड़े बड़े जो नेता थे उनको उठाकर जेल में डाल दिया और जितने अधिकार थे वो सारे के सारे छीन कर अपने पास रख लिया। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका, देखिए तीसरे प्रश्न का आंसर है राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना, रैलियों और जनसभाओं को ख़त्म कर देना, यानी उस पर रोक लगा देना। रैलियां और जनसभाएं नहीं होंगी तो लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और हिटलर का विरोध नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या किया, जनसंचार के माध्यमों का उपयोग बंद कर दिया, यानी जनसंचार के माध्यमों पर सेंसरशिप लगा दी, यानी हिटलर की मर्जी के बिना वहाँ पर जो जनसंचार के माध्यम से उसमें कोई भी खबर नहीं चला सकते थे। उसके बाद चौथा क्या किया उसने, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया। जो लोग मीडिया में खबरें छापते थे उन पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि नहीं, आप कुछ भी नहीं छापोगे, किसकी मर्जी के बिना, हिटलर की मर्जी के बिना। और स्पेशल फोर्स का गठन किया, उसने एक नई सेना का गठन किया जो हिटलर के कहने पर काम करती थी। इस तरीके से उसने पूरे जर्मनी पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। चौथा प्रश्न देखिए, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो बताइए, जो मीडिया में जो टीवी न्यूज़ चैनल्स में आप देखते हैं, क्या उनकी खबरों से आप पर कोई असर पड़ता है? अगर पड़ता है तो हमें सोचकर कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि आपको उनकी खबरों से क्या फ़र्क पड़ता है, और इसका आंसर आप जो है वो स्वयं करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों को ये वर्कशीट करने में, समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों का धन्यवाद।